हेलो दोस्तों, मैं केएल रणवा स्वागत करता हूं आपका केएल साइंस पॉइंट पर। दोस्तों, हम जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स की बात कर रहे थे और आज भी हम एक ऐसे ही शानदार टॉपिक की बात करने वाले हैं केमिस्ट्री में, जो अपने आप में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, जिसका मतलब केमिस्ट्री में बहुत ही अपनी जगह पर बहुत ही शानदार है, जो उसकी जगह है, जो हमें ये बता सकता है कि कौन सा तत्व धातु है या अधातु है या मेटल या नॉन मेटल कह सकता हूँ, या कौन सा तत्व किस ब्लॉक के अंतर्गत है जो आता है। ऐसा टॉपिक है अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की है जो मैं बात करने वाला हूं, जो हमें जिसका अगर किसी जैसे तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना है तो उसके द्वारा मैं पता लगा सकता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु का लिखा गया है, मतलब मेटल का लिखा गया है, या नॉन मेटल का लिखा गया, धातु या अधातु का लिखा गया है। या मैं ये पता लगा सकता हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा कि ये किस ब्लॉक में है, किस ब्लॉक में। ब्लॉक की संख्या कितनी बताई थी? 4 बताई थी, एस, पी, डी और एफ। ये 4 ब्लॉक है और ये 4 ही अपनी सबसेल रहेगी, उपकक्षा रहेगी। क्या रहेगी? उपकक्षा रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। कौन कौन सी? जैसे अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सबसे पहले मेरे को उस तत्व का परमाणु क्रमांक का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए? उस तत्व का परमाणु क्रमांक का है जो पता होना चाहिए। अगर तत्व का परमाणु क्रमांक नहीं पता है तो मैं किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो नहीं लिख सकता। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है हमें कि जो ब्लॉक की संख्या, ब्लॉक क्या, मैं सेल की बात कर लेता हूं, सेल या कक्षा की बात कर लेता हूं, या मैं बात कर लेता हूं ऊर्जा स्तर की। किसकी बात कर लेता हूं? ऊर्जा स्तर की। कि जो कोई भी परमाणु होता है उस परमाणु की इस प्रकार की जो संरचना होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये अपना रहेगा नाभिक। क्या रहेगा? नाभिक रहेगा। तो ये किसी भी तत्व का परमाणु है और एक तत्व में बहुत सारे परमाणु है जो होते हैं। अब इस परमाणु में उपस्थित सेल, कक्षा या ऊर्जा स्तर। अब ऊर्जा स्तर क्या होंगे, कक्षा क्या होगी, सेल क्या होगी। ये जो नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। क्या गति करते हैं? इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, अपनी निश्चित कक्षा में गति करते हैं, अपनी निश्चित कक्षा में गति करते हैं, जिसे मैं ऊर्जा स्तर के नाम से भी कह सकता हूं। और ऊर्जा स्तर कौन कौन से हैं? के, एल, एम और एन। ये अपने पास 4 ऊर्जा स्तर आगे भी रहेंगे, ओ, पी, क्यू, आर, एस है। इन ऊर्जा स्तरों इन ऊर्जा स्तरों में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों का वितरण ही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाएगा। कि ये कक्षा है, ऊर्जा स्तर है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मैं परिभाषा लिखता हूं तो क्या होगी? सेल या सब सेल में, कक्षा या उपकक्षा में, सेल या सब सेल में इलेक्ट्रॉनों का वितरण ही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाएगा। अब इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे कैसे? जैसे के, एल, एम और एन। मेरे पास कितनी कक्षा है? 4 कक्षा है, और एक इनकी उपकक्षा भी होती है, उपकक्षा या सब सेल भी होता है, और सब सेल के नाम है एस, पी, डी और एफ, एस, पी, डी। अब कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था 2n² फॉर्मूले से। 2n² में जहाँ n यहाँ पर क्या है? कक्षा की संख्या। जैसे ये 1 नंबर की कक्षा है, ये 2 नंबर की कक्षा है, 3 नंबर की कक्षा है, 4 नंबर की कक्षा है, 5 नंबर की कक्षा, आगे कितने नंबर की? 6 नंबर की। अब यहाँ पर n का मान मैं 1 रखते जाऊंगा तो मेरे पास कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 2। आगे वाली में मैं रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, मतलब कि एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 8। के में कितने भरे जाएंगे? 2 भरे जाएंगे। एम में कितने भरे जाएंगे? 18। एन में कितने भरे जाएंगे? 32। आगे कितने भरे जाएंगे? ओ में 50। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा, तो कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे आगे है कि सब सेल, उपकक्षा में, उस उपकक्षा कौन कौन सी? एस, पी, डी और एफ। अब इस उपकक्षा के की उपकक्षा कितनी है? के की एक ही उपकक्षा है, उस उपकक्षा का नाम क्या है? एस। के की एक ही उपकक्षा है, उसका नाम क्या है? एस। एल की उपकक्षा की बात करूं तो इसकी 2 उपकक्षा है, मतलब कि इनकी उपकक्षा, इनका जो ऊर्जा स्तर का जो क्रम है उसके आधार पर रहेगी। एल की 2 उपकक्षा, एम की 3 उपकक्षा, एन की 4 उपकक्षा है, ओ की 5 उपकक्षा, इस तरीके से। तो इसकी उपकक्षा कौन कौन सी है? एस और पी। इसकी 3 उपकक्षा है, एम की 3 उपकक्षा है, एस, पी और डी, और एन की 4 उपकक्षा है, एस, पी, डी और एफ। इस प्रकार से अब इनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण भी होगा। किस तरीके से होगा? एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2 भरे जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2 भरे जाएंगे।
तो S में सभी जितने भी S है उन सब की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है जो भरे जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, यहां पर मेरे पास L के पास 2 कक्षा है, एक तो S में तो 2 भर दिए, पीछे कितने बचे? 6 बचे। तो P में कितने भरे जाएंगे? 6। जितने भी P कक्षा है, उपकक्षा है, उन सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6। यहां पर 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए। 18 में से 8 जाएंगे तो -10 बचेंगे, माइनस करेंगे तो मतलब D में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 10 भरे जाएंगे। और 10 यहां से माइनस कर देता हूं तो ये कितने हो गए? 18 माइनस कर देता हूं तो आगे भरे जाएंगे 14। कितने भरे जाएंगे? 14 कि 2, 6, 10, 14 इलेक्ट्रॉन SPDF 2, 6, 10 और 14 इसके इलेक्ट्रॉन है जो भरे जाएंगे। इनके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो निकाला जाता है। एक इस चीज का पता होना चाहिए कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है जो भरे जाएंगे और कौन सी उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है जो भरे जाएंगे। इधर मैंने डायग्राम भी बनाया, उस तरीके से भी बताऊंगा। अगली चीज का क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए इस चीज का पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखूंगा तो कौन सी कक्षा पहले आएगी या कौन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, कौन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बनने के लिए जो कम ऊर्जा वाली कक्षा, जिसकी ऊर्जा कम है, वो पहले आएगी, वो कक्षा, उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। ज्यादा ऊर्जा वाली, जिसकी ऊर्जा ज्यादा है, उसमें बाद में भरे जाएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में है जो भरे जाएंगे। ये भी यहाँ पे आपको जो मैं बताने वाला हूँ। तो इन चीजों का पता होगा तभी हम जो किसी भी तत्व का है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो लिखा जाता है, ये बहुत सारी विधियों से लिखा जाता है, लेकिन जो मुख्य तो जो विधियां हैं वो 2 विधियां हैं। कौन कौन सी? एक तो रहेगी आपबाहु का नियम, आपबाहु का नियम या सिद्धांत, और दूसरा रहेगा बोरबरी नियम, बोरबरी का नियम या बोरबरी सिद्धांत। इन 2 नियमों के आधार पर ज्यादातर जो लिखे जाते हैं, 2 के आधार पर लिखे जाते हैं। अगर मैं अंग्रेजी अक्षरों की बात करूंगा तो वो आपबाहु में आएगा, अगर मैं गणितीय मैथमेटिकल की बात करूंगा तो वो बोरबरी के अंतर्गत आएगा। आगे बताऊंगा कि आपबाहु का कौन सा है और बोरबरी का है जो कौन सा है। मतलब कम वाला पहले आएगा, ज्यादा वाला बाद में आएगा। 2 तरीके से लिखा जाएगा, आपबाहु का नियम और बोरबरी का नियम। पता होना चाहिए कि कौन सा बोरबरी का और कौन सा आपबाहु का। आपबाहु में हमेशा SPDF के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा और बोरबरी में हमेशा मैथमेटिकल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से जो बोरबरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, कौन सा मेटल का है, कौन सा नॉन मेटल का है? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यदि किसी तत्व के, जैसे मैं किसी चीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं और उसके अंत में 1 से लेकर की 3 तक की संख्या आती है, मतलब कि उस तत्व की संयोजकता 1 से लेकर 3 तक की है, इसका मतलब वो मेटल है। वो क्या है? मेटल है, धातु है। पता लगाने का बहुत ही बढ़िया और आसान तरीका है। यदि उसके अंत में 4 से लेकर 7 तक की संख्याएं बचती है, उसके अंत में 4 से लेकर, आगे बताऊंगा किस तरीके से, वो रहेगी अपनी नॉन मेटल, अधातु। क्या रहेगी? अधातु। 1 से लेकर 3 तक धातु रहेगी, 1 से लेकर 4 तक नॉन मेटल रहेगी। जैसे मैं लिख देता हूं 2, 8 और 1, कितने हो गए? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 11। और 11 किसका परमाणु क्रमांक है? सोडियम। अंत में कितनी है संयोजकता? कितनी है इसकी? 1 है। इसका मतलब जिसके अंत में 1 रहेगा वो क्या रहेगी? धातु। और सोडियम एक प्रकार की क्या है? धातु है, नॉन मेटल है। यदि किसी तत्व के अंत में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसकी सबसे बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब वो क्या है? अक्रिय गैस है। कौन सी गैस है? अक्रिय गैस है। केवल एक को छोड़कर, हीलियम को छोड़कर। किसको छोड़कर? हीलियम को छोड़कर अगर मैं बात करूंगा तो वो जिसके भी अंत में 8, जिसका अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, वो कौन सी गैस रहेगी? अक्रिय गैस रहेगी। किसको छोड़कर? हीलियम को छोड़कर। हीलियम की जो बाह्यतम कक्षा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहेगी? 2। हीलियम को छोड़कर बाकी अगर किसी भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या रहेगी? अक्रिय गैस। एक क्वेश्चन और बनता है यहां पर कि किसी तत्व के मतलब की कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? बाह्यतम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? तब अपना आंसर क्या रहेगा? 8 रहेगा। अगर ऐसे पूछा जाता है कि बाह्यतम से पहले वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहेगी, तब अपना आंसर क्या रहेगा? बाह्यतम से पहले वाली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 18 हो सकती है। और बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 8। अब देखो चलते हैं अपने डायग्राम पर। इतनी चीज पता होने के बाद हमें ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर डायग्राम बनाना नहीं भी आता है तो और भी तरीके हैं निकालने के, लेकिन सीधा जो सरल तरीका है वो ये रहेगा। बहुत ही आसान तरीका है। इसको केवल और केवल हमें ऊर्जा स्तर के क्रम के आधार पर चलना कि किसमें ऊर्जा पहले आएगी किसमें बाद में आएगी। जैसे मैं सबसे पहले यहीं से बात कर लेता हूं कि ये तो समझ में आ गया होगा कि इधर से आएंगे तो तीर का निशान मतलब इस तरीके से चलना है। जाते समय हमें खाली जाना है और आते समय इलेक्ट्रॉनों को लेकर आना है। यहां पर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिख रहा है, ये रहेगी यहां पर सेल कक्षा।
अंग्रेजी तो ये मैथ वाले वर्ड दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये अपनी रहेगी यहाँ पर कक्षा। क्या रहेगी? कक्षा रहेगी। कक्षा का नंबर रहेगा कि कितने नंबर की कक्षा है। उसके बाद में ये जो दिख रहे हैं एसपीडीएफ, ये रहेगी अपनी उप कक्षा। क्या रहेगी? उप कक्षा। और इसके ऊपर लिखे हुए हैं 2 6 10 14, 2 6 10 14, ये रहेंगे अपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 6 10 और 14, इस तरीके से जो भरा जाएगा। अब लिखा कैसे जाएगा? इसे मैं एक निश्चित क्रम के अंतर्गत सजा लेता हूं। परिभाषा भी समझ में आ गई होगी कि सेल या सब सेल में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा उसे मैं क्या कहूंगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो उसे कहा जाएगा। देखना, शुरू से लिखता हूं मैं 1s2। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1s2। उसके बाद में इधर से खाली जाऊंगा तो वापस 2s2 को लेकर आऊंगा। फिर लिखा मैंने 2s2। फिर इधर से खाली जाऊंगा तो किसको लेकर आऊंगा? 2p6 को। किसे लेकर आऊंगा? 2p6 को। फिर लेकर आऊंगा मैं 3s2 को। फिर वापस खाली जाऊंगा, लेकर आऊंगा 3p6 को। उसके बाद में लेकर आऊंगा 4s2 को, 4s2 को। उसके बाद में लेकर आऊंगा 3d10 को। उसके बाद में लेकर आऊंगा 4p6। उसके बाद में रास्ते में अपने आ रहा है 5s2। क्या आ रहा है? 5s2। उसके बाद में आ रहा है 4d10। इसी क्रम में 4d10, इसी क्रम में अपना अंत तक है जो ये चीज रहेगी यहां तक। पहले मतलब कि ये पूरा नहीं था। अब इससे मैं कितने इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकता हूं? इससे मैं लिख सकता हूं, अगर इनको जोड़ा जाएगा तो ये अपना कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉन यहां पर दर्शाए गए हैं ये रहेंगे अपने, जैसे 16 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, ठीक है। उसके बाद में 3 3 6 36 इलेक्ट्रॉन अपने पास ये हो गए। उसके बाद में 4 10 40 इलेक्ट्रॉन ये हो गए अपने पास, और 14 28 इलेक्ट्रॉन वो हो गए। मतलब कि मैं कितने तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकता हूं? तो इनको जब मैं जोड़ूंगा तो 14 26 120 कितने इलेक्ट्रॉनों? मतलब कि मैं 120 तत्वों का, अपने पास तत्वों की संख्या कितनी है? 118। मतलब कि अगर 2 तत्व और भी बढ़ गए तब भी मैं इस सारणी से उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिख सकता हूं। अगर 120 से 121 हो जाएगा, 122 हो जाएगा तो आगे किस क्रम में लिखा जाएगा? तब यहां पर अपना ये पूरा हो जाएगा। जैसे 7p6 है तो फिर आ जाएगा 7d10 और 7f14। इस तरीके से अपना आ जाएगा। पहले ये नहीं था, अभी जोड़ा गया है ये। मतलब कि तत्वों की संख्या जब से 18 हुई थी उस समय ये 5f14 है जो जोड़ा गया था। तो मतलब कि आगे भी अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो हमें, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इनकी तत्वों की संख्या बढ़ती है तब भी मैं इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकाल सकता हूं। तो अभी मैं इस सारणी से 120 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिख सकता हूं। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की। परमाणु क्रमांक, जैसे हाइड्रोजन है मेरे पास, एक प्रकार का तत्व है हाइड्रोजन है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक वगैरह मैंने आपको पिछले पहले वाले वीडियो में बताए थे, आप जाके देख लेना। परमाणु क्रमांक है किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाएगा? उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कहा जाएगा, या उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाएगा? उसका परमाणु। तो परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का कितना रहेगा? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1। तो इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा तो 1s1, एक ही लिखना है। और ये मेरे पास कक्षा है, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। किसी कक्षक में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तब अपना आंसर कितना रहेगा? 2 भरे जाएंगे। और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत। यहां पर मैंने भर दिया, लेकिन मेरे पास हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, 1s1। ये जो ऊपर दर्शाई गई चीज है ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो यहां पर मैं कितने इलेक्ट्रॉन लिखूंगा? केवल 1 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा। ये मैंने दर्शा दिया। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास इस तरीके से है जो मैं लिख दूंगा। उसके बाद में से मैं हीलियम की बात करता हूं। किसकी? हीलियम की। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 2, 1s2, 1s2। तो 1s2 रहेगा। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2, क्योंकि इसमें इसका परमाणु क्रमांक है 2, ठीक है। परमाणु क्रमांक 2 मैंने लिख दिया, और ये मैंने इसमें दर्शा भी दिया भाई। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जो भरे जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं। अब मैं थोड़ी सी हाई तत्वों की बात करता हूं। इसी आधार पर लिखा जाएगा, इसी क्रम के आधार पर लिखा जाएगा। अब इनको इस तरीके से क्यों लिखा है भाई? इनको क्रम के अकॉर्डिंग क्यों नहीं लिखा? जैसे सबसे पहले लिखा है 1s2, फिर अपने पास 2s2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2p6 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 3s2 आ रहा है, 3p6 आ रहा है। लेकिन 3p6 आते आते 3p6 के बाद में 3d10 आना चाहिए। 3p6 के बाद में 3d10 आना चाहिए अगर क्रम के अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन मेरे पास क्या आ रहा है? 3d10 आना चाहिए, लेकिन मेरे पास पहले कौन सा आ रहा है? 4s2 आ रहा है। कौन सा आ रहा है? 4s2। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि इसकी बजाय इसकी ऊर्जा क्या है?
कम है, इसकी बजाय इसकी ऊर्जा क्या है, कम है। तो पहले वो आएगा जिसकी ऊर्जा क्या रहेगी, कम रहेगी। इसकी ऊर्जा क्या है, इसकी बजाय कम है, इसलिए पहले कौन सा आ रहा है, 4s2 आ रहा है। अब जैसे मैं सोडियम की बात कर लेता हूं सबसे पहले कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। क्रम से लिखना है 1s2, फिर लिखेंगे 2s2, फिर लिखेंगे 2p6, फिर लिखूंगा 3s2। कितने हो गए, 6 और 4 10, 10 और 2 12 हो गए। मेरे पास परमाणु क्रमांक कितना है, 1। इसका मतलब यहां पर क्या रहेगा, 3s1। ये हो गया अपना आपबाउ के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपबाउ के सिद्धांत के अनुसार ये कौन सा हो गया, आगे लिख देता हूं मैं, आपबाहु। किसके अकॉर्डिंग हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपबाउ के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब मैं इसको लिखता हूं बोरबरी के अनुसार। तो बोरबरी के अनुसार, बोरबरी के अकॉर्डिंग लिखूंगा तो मैं कक्षा नंबर 1 में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कक्षा 1 है, इसमें मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 कक्षा, ये भी कक्षा नंबर 2 है और ये भी कक्षा नंबर 2 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 इसके पास और 2 इसके पास है, कुल कितने हो गए, 8 हो गए। फिर मेरे पास कक्षा नंबर 3, मतलब कि आपबाउ का लिखा जाएगा उपकक्षा के आधार पर लिखा जाएगा, बोरबरी का लिखा जाएगा कक्षा के आधार पर लिखा जाएगा। तो यहां पर कक्षा नंबर 3 में मेरे पास इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, 1। ये मेरे पास जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ है ये हुआ बोरबरी के अनुसार, बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। कि बोरबरी के अनुसार सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, बोरबरी के अनुसार सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 1 होगा। 8 और 2 10 और 1 11, अंत में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब कि ये क्या है, सोडियम एक प्रकार की क्या है, धातु है। उसके बाद मैं लिख लेता हूं जैसे कैल्शियम का लिख लेता हूं। किसका लिखेंगे, कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना रहेगा, 20 रहेगा। क्या रहेगा, 20। तो यहां पर मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या जोड़ता जाऊंगा, 1s2 2 हो गए, 4 10, 3s2 3p6 और 4s2। ये हो गया मेरे पास 6 4 10, 6 4 10, परमाणु क्रमांक कितना है, 20 है। मैंने लिख दिया कक्षा नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन संख्या 2, ये कक्षा मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन संख्या 8, ये कक्षा नंबर 3 है इलेक्ट्रॉन संख्या 8, ये कक्षा नंबर 4 है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2। तो ये तो हो गया मेरे पास 2 8 8 2 बोरबरी के अनुसार। और ये अंग्रेजी वाला जो एसपीडीएफ आ रहा है ये किसके अनुसार हो गया, आपबाउ के अनुसार। ये अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इस तरीके से लिखा जाता है। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूं जिंक का लिखता हूं। किसका लिखेंगे, जिंक। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना है, 30। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना है, 30 है। तो यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन जोड़ लूंगा 2 6 4 10 और 4 4 10 20 और 3d 10 तक। कहां तक आ गया, 3d 10 तक। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 10 3d 10। कितने इलेक्ट्रॉन, 2। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। यहां पर कितने होंगे, 18 10 ये हो गए। और यहां पर कितने होंगे, 2। ये किसका रहेगा, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन 5 तत्व ऐसे हैं जो अपवाद की श्रेणी में आते हैं, जिनको न तो मैं आपबाउ के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकता हूं और न मैं बोरबरी के अकॉर्डिंग उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो लिख सकता हूं। वो अपवाद कौन से हैं, वो अपवाद है जो कौन से, देखना। एक तो रहेगा अपवाद की श्रेणी में अपना क्रोमियम। कौन सा रहेगा, मैं केवल प्रतीक लिख देता हूं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये जो प्रतीक लिखे, जैसे क्रोमियम को क्रोमियम लिखना था, मैंने Cr लिखा है। तो इनकी जो प्रतीकों की प्रणाली है, प्रतीक प्रणाली के जनक कौन है, प्रतीक प्रणाली के जनक मतलब प्रतीकों को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया, किसने बताया कि इनको इस तरीके से लिखना है। वैज्ञानिक का नाम था ब्रजीलियस। वैज्ञानिक का नाम क्या था, ब्रजीलियस। ठीक है। क्रोमियम परमाणु क्रमांक 24 हो गया। एक रहेगा अपना कॉपर, परमाणु क्रमांक 29। एक रहेगा अपना चांदी Ag, परमाणु क्रमांक 47। और एक रहेगा अपना Pd पैलेडियम, परमाणु क्रमांक उसका कितना है, 46। और एक रहेगा सोना, परमाणु क्रमांक 79। ये 5 तत्व ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में न तो आपबाउ के सिद्धांत के अनुसार लिख सकता और न ही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बोरबरी के अकॉर्डिंग है जो लिखता हूं, दोनों में नहीं लिख सकता। ये 5 तत्व इनके क्या रहेंगे, हमेशा अपवाद है जो रहेंगे। कौन कौन से, क्रोमियम, कॉपर, चांदी, पैलेडियम और सोना। परमाणु क्रमांक 24 का, 29 का, 27 47 का, 46 का और 79 का। तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, यह था अपना इलेक्ट्रॉनिक। इसे लिखने के लिए हमें पहले परमाणु की संरचना, ब्लॉक, एसपीडीएफ, कक्षा KLMN, उपकक्षा एसपीडीएफ और किसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इनका ज्ञान होना चाहिए। इनके बिना मैं किसी भी चीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिख सकता। दूसरी चीज, मेरे को किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर पूछा जाता है तो उसके लिए मेरे को उस तत्व का परमाणु क्रमांक का है जो
पता होना चाहिए। बाकी इन तत्वों का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपके लिए जल्दी वीडियो बनाऊंगा इनका भी, कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो सकता है। ये केवल स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग तरीके से लिखा जाएगा, तरीका यही रहेगा अपना, लेकिन कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा और कौन किसे इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इसमें मेन चीज है। ये अपना जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग लिखने का कारण है कि ये अपना स्थायित्व प्राप्त करेंगे, इसकी तुलना में उस तरीके से जिस तरीके से उसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगे तो ये ज्यादा स्थायी रहेंगे। इसलिए इनका ये 5 तत्व है, इस आपबाऊ और बोरबरी के क्या रहेंगे, अपवाद रहेंगे।